हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया यूरोप रिलेशंस से संबंधित है। अभी देखो, हाल ही में जर्मनी के जो चांसलर हैं वो भारत की यात्रा पर आए थे, तो उसी कंटेक्स्ट में ये जो आर्टिकल है सी राजा मोहन का इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, शुरुआत में ना राइटर कंटेक्स्ट बताते हैं कि आज के समय में ना वर्ल्ड में दो बड़ी डिसरप्शंस जो हैं वो हो रही हैं। कौन सी बड़ी डिसरप्शंस आज के समय में वर्ल्ड में हो रही हैं? देखो, सबसे पहले ना यूएस यूनिलेटरलिज्म, जिसके बारे में हमने हाल फिलहाल में 2-3 आर्टिकल भी डिस्कस किए हैं। यूनिलेटरलिज्म का मतलब होता है मैं चाहे जो करूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हो? मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, यह है यूनिलेटरलिज्म। ट्रंप की जो पॉलिसी है आज के समय में उसी पे फोकस कर रही है। मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा, मैं वेनेजुला के राष्ट्रपति को उसके घर से उठवा लूंगा, उसके बेडरूम से। तो ये यूनिलेटरलिज्म है। ट्रंप किस पे फोकस करते हैं आज के समय में? अमेरिका फर्स्ट। वो अलायंसेस की परवाह नहीं करते, वो अपने दुश्मनों में और दोस्तों के बीच में डिफरेंस नहीं करते। फिर दूसरी डिसरप्शन है चाइना की असर्टिवनेस। चाइना देखो बहुत एग्रेसिव हो रहा है, ना सिर्फ अपनी बॉर्डर्स पे बल्कि ओशंस में भी। इंडियन ओशन में, ईस्ट चाइना सी में, हर जगह जो चाइना है वो एग्रेसिव हो रहा है। तो पूरा जो वर्ल्ड है ये दो डिसरप्शंस फेस कर रहा है, एक यूएसए का यूनिलेटरलिज्म, दूसरा चाइना का असर्टिवनेस। अब देखो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है इंडिया और जर्मनी दोनों देश इन जायंट्स के बीच में फंसे हैं, यानी यूएस और चाइना के बीच में फंसे हैं। अगर देखो हम सिर्फ यूएस या चाइना पर डिपेंड रहेंगे तो देखो हमारा जो नुकसान है वो तय है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के जो चांसलर हैं मर्ज, उनकी जो मुलाकात थी वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही, क्योंकि दोनों की मुलाकात में ना एक चीज पे फोकस किया गया कि देखो अब यूएस और चाइना तो बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम मिलके यानी इंडिया और यूरोप मिलके एक पूरे वर्ल्ड में ना स्टेबिलिटी की एक्सिस क्रिएट कर सकते हैं। समझ गए? मतलब इंडिया और यूरोप मिलके वर्ल्ड की स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि ना तो चाइना आज के समय में रिलायबल है, ना ही यूएस। समझ गए? अब क्वेश्चन ये उठता है व्हाई नाउ, मतलब पहले क्यों नहीं? क्योंकि देखो पहले ना जर्मनी की जो पुरानी स्ट्रेटेजी है ना वो फेल हो गई। आप देखो जर्मनी ना पहले रशियन गैस के ऊपर जिंदा था, रशिया से गैस ले रहा था और उसका काम चल रहा था। लेकिन अब यूक्रेन रशिया के बीच में वार चल रहा है, तो रशिया से गैस जर्मनी नहीं परचेज कर पा रहा। पहले जर्मनी जो था ना वो देखो बहुत सारी चीजों के लिए ना चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन अब जर्मनी को समझ में आ गया कि यार चाइना की सप्लाई चेन के ऊपर हम डिपेंड नहीं हो सकते। पहले जर्मनी ना यूएस के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके चलता था, लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि भाई ट्रंप का कुछ नहीं पता, सुबह उठते ही कुछ भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो अगर कल को रशिया ने हमारे ऊपर हमला किया या फिर और कुछ गलत हो गया तो यूएसए हमें सुरक्षा प्रोवाइड करने नहीं आएगा, यूएसए के ऊपर हम रिलायबल नहीं रह सकते। तो ये जर्मनी इस प्रकार से प्रेशर फेस कर रहा है आज के समय में। इकोनॉमिक प्रेशर है और सिक्योरिटी का प्रेशर है, डिफेंस का प्रेशर है। और दूसरी तरफ इंडिया का क्या प्रेशर है? देखो हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यूएस ट्रेड में अपनी जो दादागिरी है वो दिखा रहा है। इतना सारा टैरिफ जो है ट्रंप ने हमारे ऊपर लगा के रखा है, 25% प्लस में 25%, मतलब बाद वाला जो 25% है हम रशिया से तेल परचेज कर रहे हैं इस कारण लगा। और अब तो बल्कि ये भी बोला है ट्रंप ने कि जो देश ईरान से ट्रेड कर रहे हैं उनके ऊपर भी हम 25% लगाएंगे। हालांकि ईरान के साथ में इंडिया का ट्रेड वॉल्यूम बहुत कम है। मैं सुबह ही न्यूज़ पढ़ रहा था कि ईरान से ट्रेड करने वाली कंपनीज के ऊपर जो सैंक्शन लगाए हैं ना यूएसए ने, उसका असर इंडिया पे उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया कम ही ट्रेड कर रहा है ईरान से। तो ये कारण बताए हैं राइटर ने कि देखो इंडिया भी चैलेंजेस फेस कर रहा है और जर्मनी भी कर रहा है। मतलब हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं बहुत सारी डिफेंस रिलेटेड चीज़ों के लिए, लेकिन रशिया की क्या हालत है आपको पता है। रशिया डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स की सप्लाई नहीं कर पा रहा है, और चाइना के साथ जो बॉर्डर है वहां पे भी हमारी टेंशन्स हैं। तो मतलब दोनों एस्पेक्ट्स में ना राइटर ने ये दिखाया, जर्मनी की भी दिक्कत है इन तीनों देशों के साथ में,
यूएस के साथ में, रशिया के साथ में, चाइना के साथ में, और हमारी भी दिक्कत है इन तीनों देशों के साथ में, रशिया के साथ में, यूएस के साथ में, चाइना के साथ में। दिक्कत का मतलब ये नहीं कि टेंशंस हैं, दिक्कत का मतलब जैसे हमारे लिए रशिया के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन रशिया से हम हथियार नहीं परचेज कर पा रहे हैं क्योंकि रशिया कमजोर है। समझ रहे हो? तो राइटर ने यह दिखा दिया कि दोनों जो हैं वो इन तीन देशों के साथ डील करने में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन देखो ये है, अब ना इंडिया और जर्मनी एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं, ताकि देखो दोनों चाहते हैं कि यूएस और चाइना के बाद में हमारा भी एक शेयर्ड स्पेस हो, मतलब हमारे रिश्ते की भी वैल्यू हो, क्योंकि वो दो देश तो जो हैं वो अनरिलायबल हैं। तो हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामेंगे तो एक दूसरे को बढ़िया सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो विजिट थी ना जर्मनी के चांसलर की, क्या क्या निकल के आया इस विजिट के दौरान? तो अलग अलग पिलर्स की हम बात करें, जैसे पहले ट्रेड की बात करें। एक बहुत पुराना पेंडिंग काम है इंडिया और यूरोप के बीच में। क्या है वो पेंडिंग काम? यूरोपियन यूनियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। काफी समय से ना सिर्फ बातचीत चल रही है, लेकिन यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं साइन हो सका है, नेगोशिएशन चल रही हैं। लेकिन देखो अभी प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के चांसलर की मुलाकात हुई ना, इसमें एक डेडलाइन सेट कर दी गई, एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब इस महीने के अंत तक हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। एक्चुअली होगा क्या, रिपब्लिक डे के मौके पे ना यूरोपियन लीडर्स दिल्ली में होंगे और तब तक देखो डील साइन करनी है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित, ऐसी डेडलाइन सेट कर दी गई है। बढ़िया चीज है। इसके बाद अब बात करते हैं डिफेंस की। देखो जर्मनी जो है वो अपना इतिहास जो है वो बदल रहा है। आप बोलोगे सर कैसे, कोई देश अपना इतिहास कैसे बदल सकता है? देखो आपको याद होगा, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या फिर सेकंड वर्ल्ड वार हो, जर्मनी ने ना बहुत तबाही मचाई थी। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में जर्मनी शांत हो गया। यूएसए ने जर्मनी के लोगों को बोला कि भाई तुम्हारी सुरक्षा हम कर लेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम आर्मी उर्मी मत रेज करो बहुत ज्यादा, तुम डिफेंस पे बहुत ज्यादा मत खर्च करो, तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे। तो जर्मनी को लगा यार ठीक है, हिटलर ने वैसे ही बहुत ज्यादा तबाही मचाई, अब हमें थोड़ा चैन से जीना है, हम उतना अपना डिफेंस पे, आर्मी पे, नेवी पे, उन सब चीजों पे उतना ध्यान नहीं देंगे, उतना खर्च नहीं करेंगे डिफेंस पे। तो जर्मनी शांत हो गया सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। बट देखो यूक्रेन वार ने ना जर्मनी की नींद उड़ा दी। जर्मनी को डर लगने लगा कि यार जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, हमारे ऊपर भी हमला कर देगा। तो अब जर्मनी ना बहुत ज्यादा रीआर्मामेंट कर रहा है। मतलब जर्मनी का प्लान यह है डिफेंस पे अपनी जीडीपी का 3.5% खर्च करना, और 2030 तक उनका जो बजट है ना वो $200 बिलियन एनुअली हो सकता है। आप इसका मतलब समझो, जर्मनी रशिया से आगे निकल जाएगा डिफेंस स्पेंडिंग में अगर ये लक्ष्य अचीव होता है तो। देखो मैं तो हमेशा आपको बोलता हूं, जर्मनी और जापान ये दोनों ना सोए हुए शेर हैं। अगर ये जाग गए ना तो अभी तक हम हमेशा सिर्फ चाइना, यूएस, रशिया इनकी बात करते हैं, लेकिन ये सोए हुए शेर हैं। हाँ ये बात देखो ठीक है, जापान की पॉपुलेशन जो है अब बूढ़ी हो गई है, पहले जैसी चीज नहीं रही, लेकिन देखो टेक्नोलॉजी के मामले में जापान कम नहीं है, बहुत आगे है, बहुत बढ़िया बढ़िया हथियार डेवलप करने की क्षमता है जर्मनी के पास भी, जापान के पास में भी। ठीक है, मतलब वो पॉइंट तो है कि पहले जैसा युवा देश नहीं है जर्मनी जापान जो पहले सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हुआ करते थे, लेकिन फिर भी क्षमता, कैपेबिलिटी अभी भी बहुत ज्यादा है इनकी अगर डिफेंस पे स्पेंड करते हैं तो। फिर इसके बाद थोड़ा और पीछे चलते हैं राइटर, मतलब दोनों देशों के बीच रिश्ते कैसे थे उसके बारे में बताया जाता है इतिहास में ले जाके। देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था ना 1914 से लेके 1918 के बीच में, 1914 से लेके 1918, तब देखो जर्मनी का दुश्मन कौन था? उस समय जर्मनी का दुश्मन था ब्रिटेन, और इंडिया पर राज किसका था? इंडिया पर राज था ब्रिटेन का। तो सेम लॉजिक सिंपल होता है, आपको पता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो जर्मनी ने उस समय यह सोचा था अगर हम इंडियन नेशनलिज्म को भड़का दें तो ब्रिटेन कमजोर हो जाएगा। तो उस समय जर्मनी ने ना इंडियन रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट किया था,
और कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे बोल दिया ये हिंदू जर्मन कंस्पिरेसी है। प्लान ये था कि इंडिया में जर्मनी हथियार भेजेगा और यहां पे बगावत करवाएगा। तो एक फेमस एक्सपीडिशन है जो आप स्पेक्ट्रम में या फिर दूसरी हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ते हो, काबुल एक्सपीडिशन 1915 की। अब उस समय राजा महेंद्र प्रताप सिंह और बरकतुल्लाह ये दोनों ना काबुल गए। उन्होंने ना वहां पे फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाई, ऑफ कोर्स एक्साइल में, मतलब ब्रिटिशर्स कहां बनाने दे रहे थे वैसे। तो जर्मनी ने ना इस फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट किया था, समझ गए। तो ये प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये मिशन जो था वो तो फेल हो गया, लेकिन देखो मैसेज क्लियर था। इंडिया अपनी आजादी के लिए ना हमेशा एक्सटर्नल पार्टनर्स ढूंढता रहा है, और उस समय जो जर्मनी था ना उसने इंडिया का पार्टनर बनने की कोशिश की थी ब्रिटिश एम्पायर को तोड़ने के लिए। आज जर्मनी इंडिया का पार्टनर बन रहा है यूरेशिया को स्टेबल रखने के लिए, यानी यूरोप और एशिया को स्टेबल रखने के लिए। अब वापस 2026 में आते हैं। राइटर एक टर्म यूज करते हैं, इंडो यूरोप। क्या है टर्म? इंडो यूरोप। ये देखो कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है नाटो जैसा, ये एक प्रकार से ना सप्लीमेंट्री ज्योमेट्री है। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों एक दूसरे को ना सप्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास में ना पॉपुलेशन है, युवा लोग हैं, हमारे पास में मार्केट है, और जर्मनी के पास में क्या है? जर्मनी के पास में देखो टेक्नोलॉजी है, जर्मनी के पास में पैसा है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इंडिया को वो चाहिए जो जर्मनी से हमें मिल सकता है। जर्मनी मतलब यूरोप कह लीजिए, क्योंकि जर्मनी भी यूरोप का एक लीडर है। फ्रांस, जर्मनी, यूके तो चलो यूरोपियन यूनियन में उतना सक्रिय नहीं रहता है, लेकिन ये लीडर्स हैं। तो यूरोप के पास में जो है वो इंडिया को चाहिए, और इंडिया के पास में जो है वो यूरोप को चाहिए। तो दोनों एक दूसरे के देखो नेचुरल पार्टनर बन सकते हैं। दोनों मिल जाएं तो राइटर वर्ड यूज करते हैं, मिरेकल हो सकता है, कमाल हो सकता है। क्योंकि देखो आप एक चीज देखिए ना, रशिया और चाइना वो दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो बाकी तो अलायंसेस, अच्छे जो अलायंसेस हैं वो तो बनने चाहिए ना। रशिया बिल्कुल कमजोर है और चाइना डोमिनेंट है। रशिया जो है वो चाइना की गोद में जाके बैठ रहा है धीरे धीरे बुरी तरह से। तो ये इंडिया के लिए अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि चाइना के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, उनके साथ बॉर्डर पे टेंशन रहती है। तो हमें यूरोप के साथ मिलके वर्ल्ड में एक बढ़िया वॉइस हम बन सकते हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स की बात राइटर करते हैं, जैसे देखो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी तो चलो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हुआ, जिसकी वजह से वो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन इसका काफ़ी स्कोप है। ग्रीन हाइड्रोजन और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर इंडिया यूरोप आपस में काफ़ी कोऑपरेट कर सकते हैं। और राइटर लास्ट में एक वर्ड यूज करते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। देखो पहले ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या हुआ करता था? हम किसी की साइड नहीं है, हम सबसे दूर हैं, यानी नॉन अलाइनमेंट। नया मतलब देखो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का ये है, हम सबसे जुड़ेंगे लेकिन अपनी शर्तों पे जुड़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम दूसरे के इशारों पर नाचेंगे। तो अब है मल्टी अलाइनमेंट। तो इंडिया और यूरोप ये देखो यूएस को रिप्लेस नहीं करना चाहते। यूएस अभी भी देखो वैसे इंडो पैसिफिक के लिए जरूरी है, लेकिन सिर्फ यूएसए पर रिलाई नहीं होना चाहते, ना इंडिया ना यूरोप। ऐसा नहीं है कि यूएसए के बिना हम काम चला लेंगे, नहीं, लेकिन यूं नहीं है कि हम पूरी तरह से यूएसए के ऊपर रिलायबल हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। बात वही है, राइटर बोलते हैं देखो अब इंडिया ना पैसिव प्लेयर नहीं बनना चाहता कि वर्ल्ड में चीजें इधर उधर हो रही हैं, इक्वेशंस चेंज हो रही हैं और इंडिया सिर्फ साइड में खड़ा देख रहा है। इंडिया रूल टेकर नहीं बनना चाहता, रूल शेपर बनना चाहता है इंडिया। समझ गए? रूल टेकर क्या होता है? सिर्फ रूल फॉलो करता है। रूल शेपर रूल शेप करता है। तो ये लाइंस आप यूज करिए मेंस के आंसर में, बहुत जबरदस्त वैल्यू एडिशन होता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, केरला के मलयालम लैंग्वेज बिल से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर 2 में जहां पॉलिटी टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, दूसरी तरफ ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट है, इस टॉपिक से भी आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। सबसे पहले देखो आप ना कंटेक्स्ट समझिए। हाल ही में ना केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली ने ना एक बिल पास कर दिया
नाम है द मलयालम लैंग्वेज बिल 2025। इसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद देखो सिंपल है, मलयालम लैंग्वेज को बढ़ावा देना, प्रमोट करना। केरला देखो ये चाहता है कि मलयालम ना हर जगह यूज हो। एडमिनिस्ट्रेशन में जो फाइल्स चल रही हैं वो मलयालम में हो, कोर्ट्स में मलयालम चले, केरला की कोर्ट्स में, और केरला के स्कूल्स में बच्चे जो हैं वो अच्छे से मलयालम सीखें। तो आप बोलोगे सही तो है, मतलब हर एक राज्य सरकार अपनी पसंद की लैंग्वेज प्रमोट कर सकती है, तो इसमें क्या बुरा है? देखो, इस बिल के ऊपर ना कर्नाटक और तमिलनाडु के जो लीडर्स हैं या फिर वहां के एमएलए मिनिस्टर्स हैं, उन सब ने विरोध किया है। वो सब इस बिल पर भड़क गए। आप बोलोगे सर केरला का बिल है और कर्नाटक तमिलनाडु के लीडर्स का क्या लेना देना? देखो, कर्नाटक और तमिलनाडु के लीडर्स का यह कहना है कि केरला में ना बहुत सारे कन्नड़ स्पीकर्स भी हैं, और तमिलनाडु के लीडर्स का कहना है कि केरला में ना बहुत सारे तमिल स्पीकर्स भी हैं, खास करके बॉर्डर एरियाज में। जैसे कर्नाटक के साथ ना केरला का एक डिस्ट्रिक्ट लगता है जिसका नाम है कासरगोड। तो केरला का जो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे बहुत सारे कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के लीडर्स को यह लगता है कि केरला के अंदर कन्नड़ और तमिल स्पीकर्स के ऊपर मलयालम लैंग्वेज को ना इंपोज किया जा रहा है। इसी वजह से उनका विरोध है। उनको लगता है कि मलयालम जो लैंग्वेज है वो केरला के अंदर तमिल बोलने वालों के ऊपर और कन्नड़ बोलने वालों के ऊपर ना थोपी जाए, ना इंपोज की जाए। राइटर कहते हैं देखो, लीडर्स ने विरोध तो किया, लेकिन उनका जो विरोध है ना वो मिसप्लेस्ड है। मतलब खामखा की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिस वजह से केरला और कर्नाटक के तमिलनाडु और कर्नाटक के जो लीडर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं। पहली तो चीज आप ऑब्जेक्टिव समझिए। ऑब्जेक्टिव ये है, ये इंश्योर करना कि सभी जो ऑफिशियल काम हैं वो देखो मलयालम लैंग्वेज में हो। गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं, जैसे सर्कुलर्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो सब मलयालम में होने चाहिए। और जैसे मैंने बताया, जुडिशरी में मलयालम को जगह मिलनी चाहिए। इवन आईटी सेक्टर में भी मलयालम लैंग्वेज को प्रमोट करना, ये सब ऑब्जेक्टिव है। लेकिन देखो, ये सारे काम होंगे सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। बिल में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मलयालम लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन बाद में एक लाइन लिख दी गई है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अच्छी चीज है कि मतलब मलयालम लैंग्वेज को तो प्रमोट किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है उसी के अंदर मलयालम लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा। अब आप दूसरा ऑब्जेक्टिव समझिए। इस बिल में ना दूसरे ऑब्जेक्टिव में साफ तौर पे बोला गया है कि स्कूल्स में जो मलयालम है वो फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर पढ़ानी होगी एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। सुनने में तो स्ट्रिक्ट लगता है कि हाँ भाई सभी स्कूल्स में मलयालम को फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाया जाएगा, वो भी कंपल्सरी सब्जेक्ट, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन देखो एक्सेप्शंस हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव में, मतलब बचाव का रास्ता है। एक्सेप्शंस क्या है? पहला एक्सेप्शन ये है, केरला के अंदर जो नोटिफाइड एरिया है ना, जो नोटिफाइड एरिया है, आप बोलोगे सर नोटिफाइड एरिया कौन से हैं? मतलब वो जहां पे देखो माइनॉरिटीज रहते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जैसे तमिल बोलने वाले लोग रहते हैं या फिर कन्नड़ बोलने वाले लोग रहते हैं, तो ये नोटिफाइड एरियाज हैं। तो वहां रहने वाले जो लोग हैं ना, वो अपनी भाषा में सरकार को लेटर लिख सकते हैं। कन्नड़ में लिखना है लिखो, तमिल में लिखना है लिखो, और सरकार जवाब देगी उनके लेटर्स का उन्हीं की लैंग्वेज में। मतलब नोटिफाइड एरियाज में अगर तमिल स्पीकर ने लेटर तमिल में लिखा है तो सरकार को तमिल में ही जवाब देना होगा। यह बात बिल में लिखी गई है, मतलब यह एक्सेप्शन है। दूसरा सेफगार्ड क्या है? दूसरा एक्सेप्शन यह है, सेफगार्ड यह है, अगर किसी स्टूडेंट की मदर टंग मलयालम नहीं है, सपोज कन्नड़ा है या फिर तमिल है, तो क्या होगा? तो देखो वो बच्चा दूसरी लैंग्वेज में पढ़ सकता है, उसकी चॉइस है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर फिर मलयालम थोपी जाएगी, उसके पास में चॉइस है नेशनल एजुकेशन करिकुलम के अकॉर्डिंग। नेशनल एजुकेशन करिकुलम के अकॉर्डिंग जिसकी लैंग्वेज, जिसकी मदर टंग मलयालम नहीं है ना, फिर उसके पास में चॉइस है, उसके लिए कंपलसरी नहीं है, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा। फिर आप तीसरा सेफगार्ड देखिए। तीसरा सेफगार्ड ये है, अगर कोई बच्चा दूसरे स्टेट से केरला आ गया, मान लीजिए पापा का ट्रांसफर हो गया, मम्मी का ट्रांसफर हो गया, या फिर फॉरेन कंट्री से केरला आ गया, एनआरआई फैमिली है, तो देखो उस बच्चे को ना क्लास 9th 10th
और इवन हायर सेकेंडरी में +1 में +2 में छूट है, एग्जाम्पशन है, उसे फिर मलयालम का एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है, पास होने के लिए मलयालम मैंडेटरी नहीं है। तो ये तीसरा सेफगार्ड है। तो इतने सारे तो सेफगार्ड हैं, तो फिर कानून जो है, नया जो एक्ट है, वो ड्रैकोनियन कैसा हुआ? ड्रैकोनियन नहीं है। ये बस जो तमिलनाडु और कर्नाटक के जो लीडर्स हैं वो थोड़ा फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जो ये बिल आया है ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। और देखो, सेम बिल तो 2015 में आया था, सेम बिल आ गया था 2015 में, लेकिन उस समय आपको याद होगा जो गवर्नर थे केरला के, वो बिल पे साइन ही नहीं करते थे, इसलिए 2015 में ये सेम बिल आया था, वो एक्ट नहीं बन सका था, क्योंकि गवर्नर पहले तो उस बिल को अपने पास रखे रहे, फिर उन्होंने बिल को प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया, प्रेसिडेंट ने कुछ नहीं किया काफ़ी समय तक, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने ना फिर स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गवर्नर केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, गवर्नर स्टेट बिल्स के ऊपर ना इनडेफिनेटली नहीं बैठ सकते, मतलब अनलिमिटेड टाइम नहीं ले सकते बिल को अपनी कंसेंट देने के लिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद में प्रेसिडेंट ने बिल लुटा दिया, 2015 वाला ये मलयालम लैंग्वेज से संबंधित बिल वापस आ गया केरला सरकार के पास में। उन्होंने क्या किया, फिर से केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली में ना थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ में इस बिल को फिर से पास करवा दिया। तो बिल सेम है जो 2015 में आया था, लेकिन गवर्नर के चलते, सेंट्रल गवर्नमेंट के चलते बिल जो था वो एक्ट नहीं बन सका था। समझ गए? फिर ना राइटर ये कहते हैं, देखो हमारे देश में ना 1956 में ना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था लैंग्वेज के आधार पे, मतलब तमिल बोलने वालों के लिए अलग से राज्य है, केरला बोलने वालों के लिए अलग से, मलयालम बोलने वालों के लिए अलग से राज्य केरला, तेलुगु बोलने वालों के लिए आंध्र प्रदेश। देखो फॉर्मूला सिंपल था, लेकिन राइटर ये बोलते हैं उस समय देखो लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बने थे ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि बहुत कंपार्टमेंटलाइजेशन था कि हाँ भाई स्ट्रिक्ट वाल थी कि इस दीवार के उस पार सिर्फ कन्नड़ बोलने वाले हैं और इस दीवार के इस पार सिर्फ मलयालम बोलने वाले हैं। ऐसा थोड़ी ना था, इतना स्ट्रिक्ट सेपरेशन थोड़ी ना था। लोग मिलजुल के रहते हैं, मतलब कन्नड़ बोलने वाले लोग तमिलनाडु में भी हैं, केरला में भी हैं, उसी प्रकार से मलयालम बोलने वाले लोग बेंगलुरु में भी रहते हैं, चेन्नई में भी रहते हैं। समझ गए? तो उतना स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं था लैंग्वेज बोलने वालों का। अब तो देखो वैसे भी बॉर्डर्स इतने लूज हो गए हैं, कम्युनिकेशन इतना आसान हो गया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना इतना आसान हो गया है, तो हमारी सिटीज जो हैं वो धीरे धीरे कॉस्मोपॉलिटियन बनने लगी हैं। सिर्फ एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग नहीं हैं एक सिटी में, दूसरे राज्यों के भी लोग हैं। तो देखो जब आप अपनी लैंग्वेज प्रमोट करते हो, अपने कल्चर को प्रमोट करते हो ना, आप करो, लेकिन उस राज्य की ड्यूटी भी बनती है कि उस प्रमोशन के कारण ना दूसरे लोग भयभीत ना फील करें, मतलब इनसिक्योर ना फील करें। जैसे अभी केरला की सरकार मलयालम को प्रमोट कर रही है, उनका राइट है, अपने कल्चर को प्रमोट करो बढ़िया ढंग से, बचाओ मलयालम को, प्रमोट करो, लेकिन कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा हो ताकि दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं ना, वो ऐसा ना हो कि वो इनसिक्योर फील करें, वो डरे डरे फील करें कि यार हमारा कल्चर तो हमसे छीना जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैसे भी देखो संविधान ने तो इनफ प्रोविजंस दिए हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके मैं आपको बताता भी हूँ संविधान ने कितना बढ़िया बढ़िया प्रोविजंस दिए हैं। एक बार इसको मैं ठीक कर दूँ। हाँ, अरे हो जा भाई, हाँ अब सही है। आर्टिकल 345, अरे यार एक सेकंड रुको, वो कहाँ गया रिकॉर्डिंग, पेन चला गया, मैं एक सेकंड पेन ढूंढ लूँ। ये रहा, मिल गया, सॉरी मिल गया। आर्टिकल 345, संविधान का आर्टिकल 345 क्या कहता है? स्टेट अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिसाइड कर सकता है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है, और केरला की सरकार ने वही तो किया है। मतलब केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली ने मलयालम को प्रमोट करने के लिए, मलयालम को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए बिल पास किया है, तो इसमें क्या दिक्कत है? संविधान का प्रोविजन यूज किया है। फिर आर्टिकल 347 है। आर्टिकल 347 क्या कहता है? अगर देखो किसी स्टेट में अच्छी खासी पॉपुलेशन कोई दूसरी लैंग्वेज बोलती है, तो फिर देखो प्रेसिडेंट उस लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे सकते हैं डिमांड होने पर। मतलब माइनॉरिटीज के लिए भी प्रोविजन है। जैसे केरला में अच्छी खासी संख्या तमिल बोलने वाले लोगों की भी है मान लीजिए, तो ना प्रेसिडेंट जो है वो तमिल को भी ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे सकते हैं अगर डिमांड है तो।
ये आर्टिकल 347 है। फिर आर्टिकल 350 ए है लैंग्वेज से रिलेटेड। ये आर्टिकल कहता है देखो प्राइमरी स्टेज पर एजुकेशन जो है वो मदर टंग में होनी चाहिए। तो ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का ना हक है, उनका राइट है, ये स्टेट की ड्यूटी है। जैसे केरला सरकार की ड्यूटी है कि जहां पे नोटिफाइड एरियाज में तमिल लोग रहते हैं ना, तो वहां पे जो तमिल बच्चे हैं वो प्राइमरी एजुकेशन अपनी मदर टंग में हासिल करें, यानी तमिल में हासिल करें। और ये प्रोविजन इंप्लीमेंट करना स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, केरला सरकार की ड्यूटी है कि तमिल बोलने वाले जो लोग वहां पे रहते हैं, वहां पे जो तमिल बच्चे हैं वो प्राइमरी एजुकेशन तमिल मदर टंग लैंग्वेज में ही हासिल करें। समझ गए? फिर आर्टिकल 350 बी भी है। आर्टिकल 350 बी कहता है कि एक ना कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज यानी स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है, जो कि चेक करेगा, मॉनिटर करेगा कहीं माइनॉरिटीज के साथ में भेदभाव तो नहीं हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। तो ये जो कमिश्नर है ना, ये अपनी रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को। तो क्वेश्चन ये उठता है कि केरला का जो बिल है क्या इन आर्टिकल्स का वायलेशन कर रहा है? आंसर है नो। बिल में सेफगार्ड्स भी हैं माइनॉरिटीज के लिए, एग्जाम्पशंस भी हैं, मदर टंग का ऑप्शन भी है, नोटिफाइड एरिया में दूसरी भाषा में कोरस्पोंडेंस अलाउड है। तो एक्चुअली केरला ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है, और जो विरोध हो रहा है वो सिर्फ एक फियर मॉन्गरिंग है। और फियर मॉन्गरिंग को कैसे टैकल किया जा सकता है, मिसकम्युनिकेशन को कैसे टैकल किया जा सकता है, इसके लिए देखो काउंसिल्स हो सकती हैं, जैसे इंटरस्टेट काउंसिल हैं। अब इंटरस्टेट काउंसिल क्या प्रोविजन करती है? अलग अलग राज्य के लीडर्स आके बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से बढ़िया कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है, ये जो काउंसिल्स है ना, इनका ढंग से यूज़ होता नहीं है, ये ठंडे बस्ते में पड़ी रहती हैं, और इसी वजह से मिसकम्युनिकेशन और क्लैरिटी नहीं आ पाती कुछ चीज़ों को लेके, वो चीज़ें होती रहती हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इंडियन डायस्पोरा टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो ओपनिंग लाइन देखो आर्टिकल की, बहुत पावरफुल है। यू कैन टेक एन इंडिया आउट ऑफ इंडिया बट यू कांट टेक इंडिया आउट ऑफ एन इंडियन। मतलब क्या है इस लाइन का? मतलब देखो ये है कि फिजिकल ज्योग्राफी बदल सकती है। आप इंडिया से शिफ्ट कर गए, न्यूयॉर्क में चले गए या लंदन में चले गए, लेकिन देखो जो कल्चरल सोल है ना वो नहीं बदलती। आप जहां पर भी हो आप, लेकिन आप इंडिया को भूलते नहीं हो, आपकी जो आत्मा है वो हमेशा इंडियन रहती है। तो यहां पे ना राइटर शुरुआत में ना डायस्पोरा का मतलब समझाते हैं। डायस्पोरा का मतलब क्या होता है? डायस्पोरा जो है वो देखो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, इसका लिटरल मीनिंग होता है बीज का बिखरना, मतलब स्कैटरिंग ऑफ सीड्स। डायस्पोरा का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ सीड्स। ये वो लोग हैं जो देखो इंडिया से बाहर माइग्रेटेड हैं। अब इसमें देखो ब्रॉडली ना 3 कैटेगरीज आती हैं, एनआरआई, पीआईओ, ओएसआई। हालांकि देखो ये दोनों जो है ना अब मर्ज हो चुके हैं। ये पीआईओ जो है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये कैटेगरी पहले हुआ करती थी, लेकिन ये अब मर्ज कर दी गई है ओसीआई में। तो अब सिर्फ ये ओसीआई कैटेगरी है। राइटर कहते हैं देखो पूरी दुनिया में इंडियन डायस्पोरा ने ना अपनी धाक जमाई है, चाहे देखो वो यूएसए की सिलिकॉन वैली हो या फिर गल्फ कंट्रीज हो। मतलब हर कहीं आप इंडियंस को देखोगे और बड़ी पोजीशंस पे आप देखोगे। दूसरे देशों को भी इंडियंस ने बिल्ड किया है। और हालांकि कई बार इस चीज़ का क्रिटिसिज्म भी होता है कि जैसे सत्या नडेला, सुंदर पिचाई जैसे लोग हैं वो इंडिया में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते थे, लेकिन वो यूएसए में जाके उन्होंने यूएसए की इकोनॉमी को बिल्ड किया। बट इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है जो लास्ट में आता है इस आर्टिकल के। तो राइटर कहते हैं देखो जहां भी इंडियंस जाते हैं ना वहां पे वो रिजिलियंस दिखाते हैं, क्योंकि वो ना अपने इंडियन एथोस से हमेशा जुड़े रहते हैं। मतलब अपने जो त्योहार हैं, अपनी जो भाषा है, अपनी जो आइडेंटिटी है वो संभाल के रखते हैं। इवन दूसरे देशों में जाके भी उसे भूलते नहीं हैं। अभी हाल ही में ना 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो था वो सेलिब्रेट किया गया 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्या होता है? देखो 9 जनवरी को ना जो ग्रेटेस्ट भारतीय प्रवासी थे महात्मा गांधी, वो साउथ अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट किया था, वहां पे उनका जो मोरल विजन था वो स्ट्रोंग हुआ, और उसी एक्सपीरियंस, उसी विजडम को लेके वो भारत वापस लौटे और उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था। तो उनकी जो होम कमिंग है ना, महात्मा गांधी जो वापस आए थे 9 जनवरी को,
तो उसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 2003 के बाद से। उस समय एक कमेटी गठित की गई थी, LM सिंघवी कमेटी। उन्होंने ये रेकमेंड किया था कि आप हर साल प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करो। पहले हर साल हुआ करता था, तो उसी के बाद से 2003 के बाद से ये रेगुलरली ऑर्गेनाइज होता है। मकसद क्या है? मकसद ये है जो ओवरसीज इंडियंस है ना, उनके कंट्रीब्यूशन को सम्मान देना कि भाई तुमने भी इंडिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है, तो उनको सम्मान देने के लिए ये प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और देखो, भारतीय डायस्पोरा को ना आप एक धागे में नहीं पिरो सकते। मतलब भारतीय डायस्पोरा भी बहुत डाइवर्स है। जैसे एग्जांपल देता हूं, कॉलोनियल ईरा में ना ब्रिटिशर्स बहुत सारे लोगों को भारत से लेके गए थे शुगर केन की फार्मिंग के लिए। मॉरिशस, फिजी, कैरेबियन आइलैंड्स में भारतीय लेबर को लेके गए थे ब्रिटिशर्स, और इन्हें उस समय कहा गया था गिरमिटिया, गिरमिटिया। और ये जो लोग थे ना, यानी इंडेंचर्ड लेबर यानी गिरमिटिया, ये बहुत खराब कंडीशंस में रहे थे जहां पर भी ब्रिटिशर्स इन्हें लेके गए। मतलब बहुत बुरी सर्कमस्टांसिस में इन्होंने काम किया, इन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन वो अपनी संस्कृति को नहीं भूले। तो ये फिजी, मॉरिशस, ये जो देश है ना कैरेबियन, इनमें आप देखोगे कई बार जो इनके पीएम या प्रेसिडेंट है ना, वो भी भारतीय मूल के हैं, आप कई बार देखोगे। तो ये गिरमिटिया है, ये इंडियन इंडेंचर्ड लेबर है जो लेकर गए थे ब्रिटिशर्स। फिर देखो, इंडियन डायस्पोरा में ना वो लोग भी आते हैं जैसे प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी मैंने शुरुआत में बात की, जो यूएसए की सिलिकॉन वैली में काम करते हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, यूएसए की वॉल स्ट्रीट में ट्रेड करते हैं, नासा या फिर माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले लोग हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, प्रोफेशनल्स की भी भरमार है। फिर इंडियन डायस्पोरा में वो भी लोग हैं जो देखो गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर की तरह। समझ गए? तो मतलब पॉइंट ये है, इंडियन डायस्पोरा भी देखो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। इंडियन डायस्पोरा कैसे इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है? सबसे पहले है इकोनॉमिक पावर। राइटर कहते हैं, देखो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया ना दुनिया का टॉप रेमिटेंस रिसीवर है। 2024 में ऑलमोस्ट $125 बिलियन इंडिया को रेमिटेंस के तौर पे प्राप्त हुए। अब ये पैसा देखो हमारे ना फॉरेन रिजर्व और इकोनॉमी की ना रीढ़ की हड्डी है। खास करके जो गल्फ वर्कर्स हैं वो अपनी पूरी सैलरी वापस इंडिया में मौजूद फैमिली को भेज देते हैं, तो इससे इंडिया की इकोनॉमी को बल मिलता है। फिर सॉफ्ट पावर की बात कर लीजिए। ये जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, इंडिया की सॉफ्ट पावर को, जैसे योगा है, बाकी चीज़ें हैं, हमारे बॉलीवुड है, तो सॉफ्ट पावर को ये अलग अलग देशों में स्प्रेड करते हैं। मतलब ये आप कह सकते हो कि ये इंडिया के एम्बेसडर हैं जो इंडिया की इमेज चमकाते हैं दूसरे देशों में। फिर है नॉलेज और इनोवेशन। देखो अलग अलग देशों में, जैसे यूएसए में, यूरोप में, रिसर्च में, साइंस में, दूसरी फील्ड्स में इंडियन आगे हैं। लेकिन देखो जब वो वापस आते हैं ना, वापस वो टेक्नोलॉजी लेकर इंडिया में वापस आते हैं और इंडिया में वो टेक्नोलॉजी आती है। समझ गए? तो इंडियन डायस्पोरा जो है वो देश की इकोनॉमी में ना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन देखो इंडियन डायस्पोरा के लोगों की ना अक्सर शिकायत होती है, हमारे बारे में ये बोला जाता है कि हम तो ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं। मतलब अच्छा ब्रेन जो है वो इंडिया को छोड़ के चला गया, इंडिया को धोखा दे दिया। लेकिन ये इंडियन डायस्पोरा के लोगों को कहना है कि देखो हम जा रहे हैं इंडिया को छोड़ के, इसका मतलब ये नहीं है वापस नहीं आएंगे, ये ब्रेन ड्रेन है। कई बार हम वापस आते हैं और इंडिया को बढ़िया मजबूत बनाते हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन सर्कुलेशन है, ब्रेन सर्कुलेशन है। और हमें उस प्रकार से ट्रीट नहीं करना चाहिए कि हम तो धोखा देके चले गए थे इंडिया को और अब क्या लेने आए हैं, उस प्रकार से नहीं ट्रीट करना चाहिए। तो अब ना सरकार इंडियन डायस्पोरा के साथ में ना 3 सी पे काम कर रही है। पहला सी है कनेक्ट, दूसरा सी है सेलिब्रेट और तीसरा सी है कंट्रीब्यूट। 3 सी पे काम कर रही है, और ताकि हमारे जो डायस्पोरा के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें देश के विकास में। और इसके लिए काफ़ी स्कीम्स भी चलाई हैं, जैसे देखो नॉलेज इंडिया प्रोग्राम है, वज्र फैकल्टी स्कीम है, तो ऐसी ऐसी स्कीम्स चलाई हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। ये 3 सी हैं, ये देखो कनेक्ट, सेलिब्रेट और कंट्रीब्यूट। ये 3 स्कीम 3 सी हैं जो आप सीधा सीधा यूज़ कीजिए आंसर्स में वैल्यू एडिशन के तौर पे। और स्कीम्स भी आप बता सकते हो, नॉलेज इंडिया प्रोग्राम, वज्र फैकल्टी स्कीम, इनका भी आप नाम लिखिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डायस्पोरा से रिलेटेड डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नए डिस्कशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।